नमस्कार। आज तारीख 26 अक्टूबर दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना दबाव अब चक्रवात मोन्था में बदलने वाला है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों का अलर्ट जारी किया है। वहीं कैरेबियन सागर में ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेलिसा महज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन यही धीमापन उसे बेहद खतरनाक बना रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान गर्म समुद्री जल से ऊर्जा लेकर जल्द ही कैटेगरी 5 हैरिकेन बन सकता है। हैती, क्यूबा और बहामास में तबाही शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु के करूर में एक महीने पहले हुई भगदड़ की घटना अब फिर से सुर्खियों में है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दोबारा दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। उधर अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी के संस्थापक विजय 27 अक्टूबर को महाबलीपुरम में हादसे के शिकार 41 परिवारों से निजी तौर पर मिलेंगे। ये मुलाकात पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिसमें न तो मीडिया आएगा और न ही पार्टी के कार्यकर्ता। 27 सितंबर को करूर में टीवीके की रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी, जिससे इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल थे। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब सीबीआई ने भी इसे दोबारा रजिस्टर कर लिया है। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आज 127वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में भारी उछाल है। त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की सराहना की। यह कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन देता है, जिससे गरीबों को मदद मिलती है और शहर साफ रहता है। मन की बात में बीएसएफ की प्रशिक्षित मुधोल हाउंड ब्रिया की बहादुरी का जिक्र किया, जो लखनऊ के ऑल इंडिया पुलिस जीटी मीट में विदेशी नस्लों को हराकर पहला पुरस्कार जीती। इसने छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में सीआरपीएफ की गश्त के दौरान 8 किलो विस्फोटक का पता लगाया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए शांति समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 दिनों तक चले इस हिंसक संघर्ष में 48 लोग मारे गए थे। यह विवाद जुलाई में थाईलैंड कंबोडिया विवाद सीमा पर एक प्राचीन मंदिर को लेकर भड़का था। इस समारोह में ट्रंप ने कहा कि मुझे खुशी है कि ये दोनों देश एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसे समझौतों में दुश्मनी भरी होती है, लेकिन यहाँ सम्मान का माहौल था। इसी बीच कुआलालंपुर में ही 47वें आसियान समिट की शुरुआत हुई। आसियान समिट की थीम है समावेशिता और स्थिरता। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देश यहाँ व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। अगले 3 दिनों में 30 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। पहले मोदी के व्यक्तिगत पहुंचने की अटकलें थी, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से ही वे शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत एक बार फिर सफलता मिली है। कांकेर में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 18 हथियारों के साथ माओवादियों ने समर्पण किया है। इन 21 नक्सल कैडरों में 4 डिवीजन वाइज कमेटी मेंबर, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल हैं। सूचना का अधिकार एक्ट ने 12 अक्टूबर 2025 को अपने 20 साल पूरे कर लिए। ये कानून आम नागरिक को सत्ता के दरवाजों पर सवाल पूछने की ताकत देता है, लेकिन आज यह कई सवालों से घिरा हुआ है। सतर्क नागरिक संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। कुछ राज्यों में फैसले आने में 29 साल लग सकते हैं। इसी पर द लेंस की खास रिपोर्ट आप द लेंस के यूट्यूब में सुन सकते हैं और वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें विस्तार से इसकी शुरुआत से लेकर 20 साल में हाशिए तक पहुँचने की घटनाएं हैं। लगातार हो रहे बस हादसों के बीच आज एक और बस हादसा हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोंडा जा रही एक एसी बस का पिछला टायर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 70 यात्री सवार थे और वे किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। सुबह करीब 4:30 बजे काकोरी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ।
बस 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी पीछे का टायर फट गया और तेज धमाके की आवाज के साथ बस लड़खड़ा गई। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर जांच की, लेकिन तभी बस के पिछले हिस्से से काला धुआं उड़ने लगा। करीब 1 घंटे बाद 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई और किसी की भी जान नहीं गई। फिलहाल तकनीकी खराबी की पड़ताल जारी है। और अंत में खबर जरा हटके में बात यूरेनियम के इस्तेमाल से जुड़ी। यूरेनियम का नाम आते ही लोग अक्सर परमाणु हथियारों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ परमाणु हथियारों के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके कई और उपयोग भी हैं। यूरेनियम का प्राथमिक गैर सैन्य उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है। यूरेनियम 235 रिएक्टरों में एक कंट्रोल विखंडन से गुजरता है, जिससे भारी मात्रा में एक हीट एनर्जी निकलती है। ये ऊर्जा पानी को भाप में बदल देती है, जिससे टरबाइन बिजली पैदा करते हैं। यूरेनियम की एनर्जी डिसेंटी इसे रक्षा क्षेत्र में, खासकर नौसेना प्रणोदन में भी काफी जरूरी बनाता है। यूरेनियम परमाणु रिएक्टर को ईंधन प्रदान करता है, जिस वजह से पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों को शक्ति मिलती है। ये पोत बिना ईंधन को भरे सालों तक यात्रा कर सकते हैं। यूरेनियम सिर्फ ऊर्जा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को भी बचाता है। यूरेनियम से कैंसर की रेडिएशन थेरेपी उपचार और मेडिकल इमेजिंग तकनीक में मदद मिलती है। यूरेनियम काफी कठोर धातु है, इसी वजह से ये एक प्राकृतिक ढाल का भी काम करता है। इसकी कीमत इस वजह से ज्यादा महंगी है क्योंकि यह दुर्लभ है। अगर अक्टूबर 2025 की बात करें तो बाजार में इसका कारोबार लगभग $77 प्रति पाउंड था। इसका इस्तेमाल कभी कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं को गहरा हरा या फिर पीला रंग देने के लिए भी किया जाता रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।